हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे डार्विनवाद। कल हमने लैमार्कवाद पर चर्चा किया था, आज हम डार्विनवाद पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस सिद्धांत को किसने दिया। तो इस सिद्धांत को चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने 1859 में उनकी एक बुक आई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। जब चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जीवन की उत्पत्ति पर अपना प्रयोग कर रहे थे, या ये कहिए कि जैव विकास पर अपना प्रयोग कर रहे थे, तो उस दौरान मेंडल साहब भी अपने प्रयोग में लगे हुए थे। और जब मेंडल ने 1865-66 में अपने प्रयोगों को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून के सामने पढ़ा था, तो चूंकि लोगों का फोकस डार्विन पर था, यही कारण था कि मेंडल ने चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के प्रयोग के उसमें जो है लोग मेंडल के प्रयोगों पर ध्यान नहीं दिए। उस दौरान मेंडल के प्रयोगों पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम 1859 में एक बहुत मोस्ट पॉपुलर बुक आई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन की। लोगों का फोकस इस पर था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इंटरेस्टेड टॉपिक था उस टाइम, तो इसलिए मेंडल के नियम पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसके बाद अब इनका जन्म जो है, जिस साल लैमार्क ने अपनी बुक लिखी थी फिलॉसफिक जूलॉजी की, उसी वर्ष इनका जन्म हुआ था। 1809 में ये जन्मे थे। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 में जन्मे थे, और 1831 में बीगल नामक, ये इंपॉर्टेंट है, बीगल नामक जहाज पर बैठकर इन्होंने कई द्वीपों, प्रायद्वीपों आदि का इन्होंने जलीय मार्ग के द्वारा यात्रा किया। बीगल एक जहाज था पानी में चलने वाला। कुछ अपने सहयोगियों, कुछ विशेषज्ञों और स्वयं इस जहाज पर बैठकर ये दक्षिण अमेरिका, गलापागोस, इन सब जगहों पे जाके यात्रा किए, और वहाँ से विभिन्न प्रकार के चट्टान या कुछ जो है और चीज़ें, वनस्पतियाँ, जीवाश्म, इन सब चीज़ों को एकत्रित करते रहे। और गलापागोस के पास इन्होंने कुछ विशेष प्रकार की चिड़ियों को देखा, जिन्हें फिंच कहते हैं। तो वो डार्विन की फिंचें कहलाती हैं। वो भी जो है उनका भी इन्होंने जो है अपने जैव विकास के सिद्धांत में इन्होंने उनका भी अपना सहारा लिया प्रयोग में। इसके बाद इन्होंने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में डार्विनवाद यानी जैव विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, जो डार्विनवाद के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए आइए देखते हैं। इन्होंने ये बताया कि संसार में जितने भी जीवधारी हैं, उन सभी में अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। सूक्ष्म जीव से लेकर और बहुत बड़े बड़े जीवों तक, कीटों तक, सब में अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं ओवर रिप्रोडक्शन। अब जब भाई संतान बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आवास, भोजन आदि के लिए जीवन संघर्ष आरंभ हो जाएगा। तो अधिकतम संतान उत्पन्न करने की क्षमता के कारण, बहुत ज़्यादा जीवधारी उत्पन्न हो जाने के कारण, उनमें भोजन और आवास को लेकर जो संघर्ष होता है, वो जीवन संघर्ष में आता है। अब ये जीवन संघर्ष दो तरह का होता है। एक होता है इंटर स्पेसिफिक, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक। अब जो इंटर स्पेसिफिक जो है जीवन संघर्ष है, वो दो जातियों के बीच में है। मतलब दो जातियों के बीच में अगर आवास और भोजन को लेके संघर्ष है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक या स्पेसिफिक। और अगर एक ही जाति के जीवों के मध्य में भोजन आवास को लेके संघर्ष है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक लाइफ स्ट्रगल। तो सभी जीवधारियों में अधिकतम संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जब बहुत सारे संतान उत्पन्न हो जाएंगे, तो उनमें भोजन को, आवास को लेके स्ट्रगल स्टार्ट होगा। स्ट्रगल अगर एक जाति के बीच में है, एक जाति के कई जीवों के बीच में है, तो उसको इंट्रा बोलेंगे। अगर कई जातियों के जीवों के बीच में है, तो उसको इंटर स्पेसिफिक लाइफ स्ट्रगल बोलेंगे। अब लाइफ स्ट्रगल के दौरान उनमें जो है, अच्छा हाँ, जीवधारी ऐसे भी होते हैं कि जो
भले ही एक ही माता पिता के द्वारा उत्पन्न हुए हों, लेकिन कुछ ना कुछ उनमें विभिन्नताएं अवश्य मिलती हैं। वो बिल्कुल एकदम समान नहीं होते। इसका कारण होता है जो मियोसिस, इसका कारण है मियोसिस। और लाइफ स्ट्रगल में कुछ न कुछ उनके जीनों में भी ऐसा पाया जाता है या ऐसा पाया गया है कि कुछ जो है वातावरणीय फैक्टर के कारण उनके जीनों की संरचना में भी कभी कभी म्यूटेशन जैसे बदलाव आ जाते हैं, या जो है क्रॉसिंग ओवर के कारण उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आती हैं, तो वो विभिन्नताएं कहलाती हैं। यानी कहने का तात्पर्य था कि अधिकतम संतान उत्पन्न करने की क्षमता, लाइफ स्ट्रगल, भोजन और आवास के लिए, और उसके बाद फिर एक जितने भी जीवधारी हैं वो किसी न किसी तरह एक दूसरे से कुछ न कुछ रूप में भिन्न अवश्य हैं। ये उनका वेरिएशन हो गया। अब भाई देखिए, जो लाभदायक वेरिएशन है, यानी जो लाभकारी विभिन्नताएं हैं, वही इनको इस पर्यावरण में रहने के अनुकूल बनाती हैं। जो हानिकारक विभिन्नताएं हैं वो इन्हें लुप्त कर देती हैं, इन्हें नष्ट कर देती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी विभिन्नताएं जो पर्यावरण में रहने के अनुकूल इनके अंदर आती हैं, वही इनको सर्वाइव के लिए फिट बनाती हैं, यानी वहाँ जीवित रहने के लिए फिट करती हैं। बाकी जो हानिकारक विभिन्नताएं हैं वो जीवधारी नष्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब ऐसे जीवधारी जो पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं, उनका प्रकृति में प्राकृतिक चयन हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उनके अंदर परिवर्तन इकट्ठे होते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, और उनका नेचर प्राकृतिक चयन कर लेता है और वो पर्यावरण के रहने के योग्य हो जाते हैं। बाकी जो नष्ट हो गए, वो मतलब जिनमें हानिकारक विभिन्नताएं थी वो नष्ट हो गए, और जिनमें लाभकारी विभिन्नताएं थी वही जो है पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को सर्वाइव करके फिट कर पाए, और उन्हीं का नेचर ने प्राकृतिक चयन किया। इसके बाद एक समय ऐसा आता है कि प्राकृतिक चयन द्वारा वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जीनों का ट्रांसमिशन होता रहता है। तो जो उनके जनक हैं उनसे कई पीढ़ियों तक ट्रांसमिशन जीन का होने के बाद कुछ ना कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट पर्यावरण के प्रभाव के कारण आ जाता है जीन की संरचना में बदलाव से। तो वो एकदम अपने बहुत पहले के जनकों से एकदम भिन्न दिखने लगते हैं, या वो नई जाति के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक साथ हम सबको पढ़ेंगे, इस संसार में जितने भी जीवधारी हैं सब में ओवर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है। भाई जब बहुत सारे संतान उत्पन्न हो जाएंगे तो भोजन आवास के लिए एक ही जाति के जीवों के बीच में या कई जातियों के जीवों के बीच में लाइफ स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा, और उस स्ट्रगल में उनके अंदर अनुकूल प्रतिकूल विभिन्नताएं आएंगी। जो अनुकूल विभिन्नताएं होंगी वही उनको सर्वाइव करेंगी नेचर के प्रति, जो प्रतिकूल विभिन्नताएं होंगी या जो हानिकारक विभिन्नताएं होंगी वो उनको नष्ट कर देंगी, और उन्हीं का प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक चयन होगा, और उनकी जीनी संरचना कई पीढ़ियों में ट्रांसमिट होते उनमें इतने चेंजिंग आ जाएंगे कि वो अपने बहुत पहले के पूर्वजों से एक नई जाति के रूप में दिखने लगेंगी। तो इस प्रकार से ये डार्विन ने जो कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, ये ध्यान रखेंगे। 1859 में इनकी बुक का नाम, 1809 में इनका जन्म, 31 में बीगल नामक जहाज में इन्होंने यात्रा किया। डार्विन की फिंच वो एक चिड़िया है। गलापागोस महाद्वीप में अपने यात्रा के दौरान इन्होंने उनमें विभिन्नताओं को देखा, उनमें जैव विकास उनको उदाहरण के रूप में लेकर और अपने जैव विकास में उसको शामिल किया, अपने प्रयोग में शामिल किया। इसके बाद थोड़ा हम इसमें देखते हैं कि इनकी आलोचनाएं या कमियां क्या थीं, डार्विनवाद की कमी क्या थी। तो पहली कमी तो ये थी कि ये अवशेषी अंगों की व्याख्या नहीं करते, इन्होंने अवशेषी अंगों के बारे में नहीं बताया है। दूसरी इनके अंदर ये कमी थी इनके प्रयोग में कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता है, उसमें योग्यतम उत्तरजीविता की उत्पत्ति कैसे होती है, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है। तीसरा इनकी जो कमी रही है वो ये रही है कि किस प्रकार की विभिन्नताएं वंशागत होती हैं। इनका ये भी मानना था कि उपार्जित लक्षण भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति को या फिर जनन द्रव्य में जो परिवर्तन हो रहा है वो उसकी वंशागति, ये सबको जो है वेरिएशन के नेक्स्ट जनरेशन में जाने की बात करते हैं, जो कि ये इनकी एक कमी थी कि ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति को और जनन द्रव्य में वंशागति को अलग नहीं कर पाए थे। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण इनकी ये कमियां थी जो डार्विनवाद के लिए आलोचना के रूप में आगे बढ़ी। अब नेक्स्ट में हम अगला जो है वैज्ञानिक या तो ह्यूगो डी व्रीज या अगस्त बीजमान के सिद्धांतों को देखेंगे।
ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे।